बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर आफियत होंगे। पाकिस्तान में कभी ये इमरान खान साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता था कि इमरान खान साहब को एक यूनियन काउंसिल भी चलाने का तजुर्बा नहीं है, मगर उसके बावजूद भी पूरा मुल्क उनके हवाले कर दिया गया। ये 2018 और उससे पहले की सिचुएशन है जब इमरान खान साहब की कहा जाता रहा कि जी गुड्डी चढ़ रही है। बेसिकली इमरान खान साहब जब पॉपुलर होना शुरू हुए, जब आवाम को समझ आई कि उनकी आज़ादी क्या, उनकी वोट की कीमत क्या है, तो फिर ये एक सूरत हाल नज़र आने लगी कि इमरान खान साहब जो हैं वो आइंदा इलेक्शन के अंदर विनर होंगे। 2018 के अंदर फिर इमरान खान साहब के बारे में ये कहा जाता रहा कि उन्हें तो यूनियन काउंसिल भी चलाने का तजुर्बा नहीं है, तो किस बुनियाद पर उन्हें मुल्क का वज़ीर आज़म बना दिया गया। कुछ ऐसी सिचुएशन पंजाब असम्बली के बाहर पेश आई और मरियम बीबी के हवाले से बड़ा अहम सवाल यही किया गया। उसका जवाब बड़ा दिलचस्प था, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मगर इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये हुकूमत जो है ये चंद महीनों की मेहमान है और मिड टर्म इलेक्शन की बातें हुकूमत के बाकायदा बनने से पहले ही मिड टर्म इलेक्शन की बातें होने लगी हैं। यानी कि कुछ मिड टर्म भी नहीं, आप ये कह सकते हैं कि 8 से 10 महीनों में बमुश्किल ये हुकूमत काम कर पाएगी इस वक्त जो हालात सामने हैं हमारे। मैं इसकी तफसील आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ और इस वक्त बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून के आगे कुआं है, पीछे खाई है और ना आगे जा सकते हैं आप ना पीछे जा सकते हैं। हालात और सिचुएशन दोनों ही बहुत ज़्यादा कशीदा हो चुकी है मुस्लिम लीग नवाज के लिए। इसकी तफसील आपके साथ शेयर करेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये सोच लिया है, बावजूद इसके कि वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हिस्सा बन गए हैं, मगर चूंकि एक आदत है, हमें पता है कि इमरान खान साहब पीटीआई और पीटीआई इमरान खान साहब है, तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो लोग हैं या पीटीआई के जो लोग उसमें शामिल हुए, अब ये फैसला कर लिया गया है कि जलते हुए तवे के ऊपर बिठाया जाएगा। और ये जलता हुआ तवा कब से जल रहा है, इसके रिजल्ट्स क्या बरामद होने वाले हैं और पीटीआई ने क्या ये फैसला किया है कि किस तरह से मैंडेट चोरी जो हुई है उसको वापस लिया जाएगा। बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी लगाई है, इसके ऊपर मैं तफसील आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, मगर उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सियासत की इस बारीकियों के ऊपर बात करने से पहले इतवार की दोपहर 1 बजे लाहौर के इचरा बाज़ार में एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया, लेकिन खुदा का शुक्र है कोई ऐसी सूरत हाल नहीं बनी कि हमें शर्मिंदगी हो और हमें सोचना पड़े कि हम क्या कर रहे हैं। समझदारी का मुजाहरा किया, वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने समझदारी का मुजाहरा किया, पुलिस ने समझदारी का मुजाहरा किया और ख़ास तौर पे जो एएसपी गुलबर्ग हैं, सैयदा शहर बानो नकवी साहिबा, उन्होंने बड़ा ही ज़बरदस्त काम किया और काबिल तहसीन है, खुशाइंद है ये कदम पंजाब पुलिस की तरफ से। हुआ कुछ यूँ कि बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के पास आई होंगी, बड़े सारे लोगों ने उसको तोड़ मोड़ के भी बयान किया कि वो शायद वो खातून अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ थी और कुछ इस किस्म के इल्ज़ामात भी उसके ऊपर लगाए। वो खातून अपने शौहर के हमरा जो थी वो इचरा बाज़ार में गई थी, कुछ शॉपिंग और मियाँ बीवी कुछ खाने पीने के लिए निकले हुए थे। तो ऐसी सूरत में एक कुर्ता ज़ेब-ए-तन किया हुआ था उस खातून ने, जिसके ऊपर कैलीग्राफी थी। आप उसे आयात नहीं कह सकते और ये बेहुरमती है, आयात का नाम नहीं दिया जा सकता, मगर लोगों की नज़र में वो कैलीग्राफी आयात से ही मंसूब की गई, जिसके बाद वहाँ पे पुलिस को बुलाया गया और वहाँ पे हलचल मच गई, पूरा बाज़ार इकट्ठा हो गया। और समझदारी का मुज़ाहिरा वहाँ पर चंद लोगों ने ये किया कि खातून को उस रेस्टोरेंट के अंदर ले जाके उसके शटर नीचे गिरा दिए ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। फौरी तौर पे पुलिस को बुलाया गया और पुलिस आई वहाँ पर और एएसपी गुलबर्ग शहरबानो सैयदा शहरबानो नकवी साहिबा भी वहाँ पर आई। उन्होंने लोगों को, जो मॉब था वहाँ पे, उनको ज़रा कूल डाउन किया, उनको ठंडा किया और पुलिस पे एतमाद दिलाते हुए उस खातून को कवर करके, बाकायदा अबाए और चादर के साथ कवर करके उसको वहाँ से मुँह छुपा कर ले जाया गया। ये तफसील है, मगर सब ये बात कर रहे हैं कि खातून ने ये पहना। क्या कोई ये बात करेगा कि जहाँ से ये डिज़ाइन बनकर आते हैं कोई वहाँ पर भी रोकथाम होगी? लोगों में उतनी अवेयरनेस नहीं है जितने डिज़ाइनर्स अपनी तरफ से डिज़ाइन बना रहे होते हैं। तो इन चीज़ों को मलहूज़े ख़ातिर रखना चाहिए और ये कोई पहली दफ़ा नहीं, कई दफ़ा ऐसा हो चुका हुआ है। और इस तरह के लोग जो हैं सोशल मीडिया पे बाकायदा कंपेन करते हैं इस तरह के लिबासों की, जो थोड़े मुनफरिद नज़र आ रहे हों, उनको पहनना भी अच्छा लगता है, उनको ख़रीदना भी अच्छा लगता है और उनको देखना भी अच्छा लगता है। तो लोग इस तरह के लिबास से अट्रैक्ट होते हैं और उसे ख़रीदते हैं और ज़ेब-ए-तन करते हैं। मगर मलहूज़े ख़ातिर रखना चाहिए कि हम किस किस्म के माहौल के अंदर बसते हैं और ऐसी चीज़, ऐसी कैलीग्राफी जो लिबास के ऊपर आ जाए, सीनरीज में, पोस्टर्स पे हम ये चीज़ें देखते हैं, दीवारों पे हम ये चीज़ें देखते हैं, मगर ये चीज़ जब एक लिबास में एक इनफरादियत पैदा करने के लिए डाली जाएगी तो ऐसी सूरत में वही होगा जो लाहौर की इचरा बाज़ार में हुआ। और हर बार
कोई सैयदा शहर बानो नकवी वहाँ पर नहीं आएगी, हर बार कोई TLP के अमीर वहाँ पर नहीं आएंगे, हर बार किसी को बचाकर ऐसे ले जाना मुमकिन नहीं हो पाएगा। तो इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अब आ जाते हैं इस चीज़ के ऊपर कि अज़मा बुखारी साहिबा पंजाब असम्बली के बाहर थी और उमर दराज गोंदल हैं, अच्छे सहाफ़ी हैं, यूट्यूबर हैं, और इन्होंने एक सवाल अज़मा बुखारी साहिबा से किया और उमर दराज गोंदल साहब ने ये सवाल किया उनसे कि अज़मा बुखारी साहिबा, माजी में आप लोग इल्ज़ाम लगाते थे कि एक यूनियन कौंसिल चलाने का तजुर्बा इमरान खान साहब के पास नहीं है, तो आज जो आपने करोड़ों की आबादी का सूबा जो है मरियम बीबी के हवाले आप लोग करने जा रहे हैं, क्या उनके पास ऐसा कोई तजुर्बा है? तो उस पे अज़मा बुखारी का जवाब जो था वो एक ऐसा जवाब था जो आपका सर चकरा देगा। आपको समझ नहीं आएगी कि मरियम बीबी को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बनाकर पेश करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि उन्होंने कहा कि मरियम एवं ही नहीं आ रही, मरियम नवाज़ एवं ही नहीं आ रही, उसने मुशर्रफ के डंडे तक खाए हुए हैं। और ये वो जवाब था जिसको सुन के सारे वहाँ पे चकरा गए कि मरियम बीबी ने कौन से मुशर्रफ दौर के डंडे खाए हुए हैं। मरियम बीबी ने कौन सा ऐसा जुल्म सहा हुआ है कि आप उसको, एक तो इमरान खान की दहाइयों की जिद्दोजहद है, आप एक तरफ ये कह रही हैं कि उन दोनों का कंपैरिजन नहीं है, दूसरी तरफ आप ये कह रही हैं कि मरियम बीबी जो है वो सेकंड मोहतरमा बेनज़ीर हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एक ही थी जो शहीद हो चुकी, अब कोई दूसरी नहीं आएगी। अगर तो ये कंपैरिजन ड्रॉ करने की किसी सतह पे कोशिश की जा रही है तो सरासर ये कम अकली होगी। मरियम नवाज़ और मोहतरमा का कोई मुकाबला नहीं है, मरियम नवाज़ और इमरान खान का भी कोई मुकाबला नहीं है। तो इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत है कि मरियम एवं नहीं आ रही, मुशर्रफ के डंडे खाए हैं, जुल्म सितम बर्दाश्त किया है, उन केसेस को भुगता है और सज़ाएँ भुगती हैं। ये जब आप सियासत के अंदर आते हैं, जब आप बेनिफिशरी बनते हैं, तो ऐसी सूरत में जब एक एहतसाब का अमल शुरू होता है तो उसमें सारे रगड़े जाते हैं, वो फिर कोई तमीज़ नहीं होती। लेकिन ये बात नहीं है कि मुशर्रफ साहब के डंडे खाएं, तो मेरा ख्याल है तारीख को इतना ज़्यादा एग्जैजरेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाते हैं इस चीज़ के ऊपर कि मुस्लिम लीग नून के अंदर ये बात हो रही है कि मिड टर्म इलेक्शन हो सकता है, और मिड टर्म इलेक्शन की वाज़ेह मिसालें हमारे सामने आ रही हैं। उसकी वजह ये है कि सेनेटर इरफान सदीकी साहब हों, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब हों, जावेद लतीफ़ साहब हों और दीगर सीनियर लोग जो हैं मुस्लिम लीग नून के, वो ये बात मजबूती से कह रहे, तासुर नहीं दे रहे, वो बता रहे हैं अलल-ऐलान और डंके की चोट पे बता रहे हैं कि उन्हें ज़ोर ज़बरदस्ती से हुकूमत दी गई है। अच्छा, ज़ोर ज़बरदस्ती से हुकूमत किसे दी गई है, ये भी एक बड़ा दिलचस्प सूरत हाल है। ज़ोर ज़बरदस्ती से जो हुकूमत है वो दी गई है नवाज शरीफ साहब से लेके शहबाज शरीफ साहब को। अगर ये नवाज शरीफ साहब को हुकूमत दी जाती तो ये ज़ोर ज़बरदस्ती से ना होती। नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके बयानिए की वजह से उन्हें पॉलिटिक्स से साइड लाइन कर दिया गया। अब नवाज शरीफ साहब का जो कैंप है वो शदीद इस वक्त बेचैनी में है। आपने नवाज शरीफ साहब की 8 फरवरी की रात वो स्पीच सुनी होगी, और उस स्पीच में आप लोगों ने सुना होगा कि नवाज शरीफ साहब ने ग़ालिबन 9 फरवरी को उन्होंने की है, उन्होंने जब स्पीच की है तो उस वक्त मरियम बीबी दुपट्टा सहलाती सहलाती अब्बा हज़ूर के कान में कुछ कह रही थी, और शहबाज शरीफ साहब के तासुरात देखने के लायक थे कि वो बड़े उकताए हुए वहाँ पे खड़े थे। शहबाज शरीफ साहब 30 साल से इस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा है, और नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको था कि उनको हुकूमत मिलेगी। नवाज शरीफ साहब को चूंकि ये हुकूमत नहीं मिली, तो इसलिए जो नवाज शरीफ साहब का कैंप है वो इस बात पे राजी नहीं है कि अगर नवाज शरीफ साहब को साइड किया गया सियासत से तो शहबाज शरीफ साहब को हुकूमत क्यों मिली है। इसीलिए जितना भी नून लीग में नवाज शरीफ साहब का कैंप है वो इस तासुर को मजबूत कर रहा है कि जोर ज़बरदस्ती से हुकूमत दी गई है। अब किसी ने आपकी कनपटी पे बंदूक तो नहीं रखी थी कि आप लोगों ने गवर्नमेंट लेनी है। बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा है शहबाज शरीफ साहब, और मलिक अहमद खान साहब की डिग्गी में छुप के भी, उनकी गाड़ी की डिग्गी में छुप के भी शहबाज शरीफ साहब खुफिया मुलाकातें करने जाते थे। शहबाज शरीफ साहब हमेशा से इस्टेब्लिशमेंट के करीब तरीन समझे जाते रहे, और मुस्लिम लीग नून के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी उनको दुरुस्त करने में शहबाज शरीफ साहब और एक हद तक चौधरी निसार साहब का भी किरदार होता था। चौधरी निसार साहब तो अब साइड पे हो गए और उन्होंने नून का हिस्सा बनने से अभी दोबारा साफ इनकार कर दिया है। तो शहबाज शरीफ साहब जिन्होंने सारी ज़िंदगी अपने भाई की जी हुजूरी की है, तो वो अब ये मौका अपने हाथ से कैसे जाने दे सकते थे। और अगर अब शहबाज और नवाज़ के दरमियान कोई ताल्लुक़ ख़राब होता है तो इसका सरासर नुकसान नवाज़ शरीफ को होगा, क्योंकि इस वक्त जो गुड्डी चढ़ी हुई है वो शहबाज शरीफ साहब की और उनके अहले खाना की है। तो इसीलिए ये तासुर बार बार दिया जा रहा है कि हुकूमत हमें ठोसी गई है ज़बरदस्ती से। अगर हुकूमत ठोसी गई है तो ये भी बताइए कि हुकूमत किसने ठोसी है, यानी कि आप ये तस्लीम करते हैं
کہ عمران خان کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے اور وہ چوری شدہ مینڈیٹ سے جو حکومت نون لیگ میں دی گئی ہے وہ شہباز شریف صاحب کو دی گئی ہے؟ اگر چوری شدہ مینڈیٹ سے یہ حکومت نواز شریف صاحب کو ملتی تو یہ پھر کبھی بھی زبردستی دی جانے والی حکومت نہ کہلاتی۔ اب چونکہ یہ شہباز شریف صاحب کو ملی ہے اس لیے یہ زبردستی کہا جا رہا ہے۔ بات اتنی سی ہے کہ نون لیگ کے تو اپنے اندر اتنے جھگڑے ہیں، زور زبردستی کی یہ جو ہنڈیا ایک پکائی جا رہی ہے، زور زبردستی کا جو اتحاد ہمارے سامنے لایا جا رہا ہے، سوال یہ ہے کہ پاکستان میں شدید کرائسس ہیں، بحران ہے، چیلنجز ہیں، کئی معاملات ہیں نمٹانے ہیں، 25 کروڑ عوام کا بوجھ ہے۔ اتنی ہی گھبرائی ہوئی اور زبردستی کی دی ہوئی حکومت عوامی مسائل کو کیسے حل کرے گی؟ یہ سب سے امپورٹنٹ ہے، اور الیکشن کروانے کا واحد مقصد یہ ہوتا ہے کہ عوامی مسائل کا حل کیا جائے، عوام کے دکھ درد کا ازالہ کیا جائے، ان کے لیے بہترین زندگی فراہم کی جائے، جو کہ اس حکومت کے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی۔ اسی لیے خواجہ آصف صاحب نے بھی علینا شبلی صاحبہ کے پروگرام میں وہ موجود تھے اور اس میں انہوں نے ان تمام باتوں کو انڈورس کیا، درست کا، جو مولانا فضل الرحمان صاحب عمران خان صاحب کے عدم اعتماد کے حوالے سے کہتے رہے پچھلے چند دنوں سے۔ پوری نون لیگ ایک طرف، خواجہ آصف صاحب ایک طرف تھے، اور خواجہ آصف صاحب نے یہ کہا کہ مڈ ٹرم الیکشن ہو سکتے ہیں۔ ایسے مڈ ٹرم الیکشنز ہو سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 8 سے 10 مہینے کی یہ حکومت ہوگی، اس کے بعد خدا حافظ ہو جائے گی، یہ اپنے گھر کی طرف چلی جائے گی۔ اب آتے ہیں ایک اور اہم معاملہ، وہ اہم معاملہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کیا سوچ رہی ہے۔ پی ٹی آئی پہ بڑی شدید تنقید اس بات کو لے کے ہو رہی تھی کہ یہ کیوں خاموش ہے، ان کی طرف سے کوئی جواب کیوں نہیں آ رہا، ان کی طرف سے کوئی بات کیوں نہیں ہو رہی۔ بڑے لوگ کہہ رہے تھے کہ شاید پی ٹی آئی نے پنجاب کی حد تک ہاتھ ملا لیا ہے، کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آ رہی تھی۔ اب چونکہ پریشر عوام کا بڑا ہے تو اس وقت جو تازہ صورتحال ہے پی ٹی آئی کی، جس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ لوگوں کو رگڑا لگایا جائے گا، مینڈیٹ چوروں کو رگڑا لگایا جائے گا، اور یہ رگڑا اسمبلی میں بھی لگے گا، سڑکوں کے اوپر بھی لگے گا، عدالتوں کے اندر بھی لگے گا، الیکشن کمیشن کے اندر بھی لگے گا۔ ہوا یہ ہے کہ فارم 45 جو ہیں، فارم 45 کی بنیاد پہ، جو اصل فارم 45 ہے جن کی بنیاد پہ نتائج مرتب ہوتے ہیں، فارم 45 کی بنیاد پہ 75 ایسی پٹیشنز ہیں، 75 پٹیشنز ہیں جو اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر ڈال دی گئی ہیں۔ اچھا، اس میں باقاعدہ طور پہ ایک ترتیب بھی ہے، وہ بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتی ہوں۔ 75 یہ پٹیشنز ہیں۔ یاد رہے کہ 14 ایسی پٹیشنز ہیں جو سینٹرل پنجاب سے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں گئی ہیں۔ اس میں ساؤتھ پنجاب کے اندر سے 12 ایسی پٹیشنز ہیں جو ڈالی گئی ہیں، نارتھ پنجاب کے اندر سے 14 پٹیشنز ڈالی گئی ہیں، ویسٹ پنجاب سے 3 پٹیشنز ڈالی گئی ہیں۔ اب آ جاتے ہیں خیبر پختونخوا کی طرف۔ خیبر پختونخوا کی طرف سے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جو پٹیشنز ڈالی گئی ہیں فارم 45 کی بنیاد پہ، وہ 3 ڈالی گئی ہیں۔ بلوچستان کے اندر سے 4 ڈالی گئی ہیں۔ اب آ جاتے ہیں سندھ کی طرف۔ سندھ کے اندر سے کراچی اور حیدرآباد سے مکمل 22 ایسی پٹیشنز ہیں جو مینڈیٹ چوری کے حوالے سے ہیں، فارم 45 کے حوالے سے ہیں، جو ڈالی گئی ہیں۔ اسلام آباد کی تینوں سیٹیں جس میں پی ٹی آئی جیت رہی تھی، تو پی ٹی آئی کی یہ تینوں حلقے جو چوری ہوا ہے مینڈیٹ ان کا، اس میں 3 ایسے حلقوں کی تینوں پٹیشنز الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ڈالی گئی ہیں۔ اب چونکہ پی ٹی آئی کو سمجھ آ رہی کہ عوامی ریاکشن آ رہا ہے، لوگوں کو بتانے کی بڑی ضرورت ہے کہ اپنے تئیں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، تو اب جو خلاف ورزیاں ہوئیں، بہت سارے ایسے حلقے تھے جہاں پر خلاف ورزیاں آن ریکارڈ ہیں، ری کاؤنٹنگ کا عمل جو ہے وہ آن ریکارڈ ہے کہ جہاں پر دوبارہ گنتی کے مراحل میں پرابلمز آئے، جہاں پر خلاف ورزیاں ہوئیں، تو ان میں 8 ایسے کیسز ہیں وہ بھی فائل کیے گئے ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف پورا پلان کر چکی ہے، سڑکوں پہ بھی رگڑا لگے گا آپ کو، عدالتوں کے اندر بھی رگڑا لگے گا آپ کو، اسمبلی میں بھی نہیں چھوڑا جائے گا، اور بینگ این اپوزیشن تب بھی آپ لوگوں کو رگڑا لگے گا۔ تو اس وقت پی ٹی آئی ایک ایسی اپوزیشن ہے جن کے ساتھ کالا کوٹ ہے، بہت بڑی تعداد میں کالا کوٹ ہے، بچنا ناممکن ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔